हाय एवरीवन, ये है जर्नल एंट्री समझने के लिए सेकंड वीडियो पार्ट 2 ऑफ योर जर्नल एंट्रीज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए नहीं, जर्नल एंट्रीज के को समझने के लिए पार्ट 2 है। आज हम इन डिटेल बात करेंगे अबाउट परचेजेस एंड सेल्स और पुराने कंसेप्ट्स को भी एक बार ब्रश अप करेंगे बाय यूजिंग न्यू टेक्निक्स, क्योंकि हर एक टेक्निक हर किसी के लिए फिजिबल नहीं होती है। सो एक बार हम फिर से देखेंगे कि कैपिटल, असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम्स, ये सब क्या होते हैं, व्हाट डू दे मीन, और उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट परचेजेस एंड सेल्स। और हम लोग कुछ नई टर्म्स के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करते हैं। एज आई ऑलवेज से, अगर आपको ये आता है तो इसकी स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिए, लेकिन स्किप मत करिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी 2 सेकंड में मैंने कुछ कंसेप्ट क्लियर किया होगा वो आपका मिस हो जाएगा, देन वी विल नॉट बी ऑन द सेम पेज। सो शो सम एंगेजमेंट एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑन टू द बोर्ड। थैंक यू। हाय एवरीवन, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्री स्टार्ट कर दी थी, और अब जो आगे आने वाली 2-3 वीडियोस होंगी हम जर्नल एंट्री से ही पूरा अकाउंटिंग का कंसेप्ट समझेंगे, राइट। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक टेबल बना कर दिया था। उससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने वो टेबल पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड पे हम लोग लेते हैं असेट्स, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, और क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखते हैं लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स और गेन्स। और तीनों में से कोई भी कंपोनेंट इंक्रीज होता है इस साइड का तो वो डेबिट साइड में जाता है, और डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड में जाता है। और इस साइड वाले जो कंपोनेंट्स थे, मतलब जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपोनेंट्स थे, वो जब इंक्रीज होते हैं तो वो जाते हैं क्रेडिट साइड पे, और जब वो डिक्रीज होते हैं तो वो जाते हैं डेबिट साइड पर, राइट। तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिट और डेबिट का कोई भी मतलब नहीं है। क्रेडिट और डेबिट बस ये बताते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, बस यही सिग्निफिकेंस है क्रेडिट और डेबिट की पूरे अकाउंटिंग में। बाकी क्रेडिट और डेबिट का इंडिविजुअल मीनिंग कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैंने पिछली बार आपके साथ कुछ टर्म्स यूज़ की थी, जैसे मैंने परचेजेस की टर्म्स यूज़ की थी, मैंने आपके साथ असेट्स की टर्म यूज़ की थी, ये सारी टर्म्स हमने यूज़ की थी। तो आगे इन कंसेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक बार समझा देती हूँ, ताकि अगर पिछली वाली वीडियो में आपको कंसेप्ट्स क्लियर ना हुए हों तो आपको ये वाली वीडियो में हो जाए, राइट। और उसके बाद इसी वीडियो में आगे हम बात करेंगे नए कंसेप्ट्स की। तो आज मैं बस एक क्विक रिव्यू रिकैप ले रही हूँ। क्विक रिकैप इसलिए ताकि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिकैप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग ये वाला सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हैं। तो जायज़ सी बात है कि एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, उसके बाद जाके आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमने तो पहले वाली वीडियोज़ देखी और अभी तक हमें कुछ समझ में नहीं आया है, तो ऐसा नहीं है दैट यू आर दी ओनली वन। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग, ओके। अब लेट्स से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये एक बिजनेस है, राइट। अब आप अपने आप किसी भी एलिमेंट में देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब आप अपने आप को ओनर भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। ये है बिजनेस, ठीक है, और ये है बिजनेस का ओनर, ठीक है, जो कि आप हैं या फिर मैं हूँ। इसमें हम अपने आप को मान के चलेंगे कि हम बिजनेस के क्या हैं, ओनर हैं, ठीक है। अब ओनर क्या करता है? ओनर अपना पैसा इकट्ठा करता है, लोगों से पैसा लेता है, राइट, या जिन भी सोर्सेज से वो पैसा रेज कर सकता है उनसे लेता है और बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करता है, राइट। जो ये पैसा इकट्ठा करता है वो बिजनेस के लिए, इसे बोला जाता है कैपिटल। किसकी भाषा में? बिजनेस की भाषा में, ठीक है। तो वो बिजनेस के लिए क्या लेकर आता है? कैपिटल लेकर आता है। जो ओनर का खुद का पैसा होता है बेटा, वो कहलाता है ओनर्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल, जिसे बाद में इक्विटी कैपिटल भी कहा जाएगा, जिसे बाद में इक्विटी कैपिटल भी कहा जाएगा। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज कर रही हूँ। आई सजेस्ट आप प्लीज अपने साथ एक पेन और नोटबुक रखिए और साथ साथ मोरी टर्म्स लिखते रहिए, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो जो ओनर ये कैपिटल लेकर आया है, उसमें जो ओनर का अपना पैसा है उसे हम बोलते हैं ओनर्स कैपिटल या फिर इक्विटी कैपिटल, ठीक है। और जो इसने बाकियों से उधारी ली है, मतलब जिसे किसी दोस्त से उधारी ली है, किसी रिश्तेदार से उधारी ली है, किसी बैंक से उधारी ली है, तो उसे बोलते हैं बोरोड कैपिटल, इसे बोलते हैं बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में आता है आपका लोन, और इसे बेटा हम आगे बोलते हैं डिबेंचर्स भी, ठीक है। तो हमें ये बात याद रखनी है। एक बिजनेस है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इसका आइडिया लेकर आने के लिए और उस आइडिया को कंसीव करके डिलीवर करने के लिए हमें एक इंडिविजुअल चाहिए होता है, जो होता है ओनर। ओनर वो होता है जिसकी एग्जिस्टेंस हम लोग कहते हैं कि बिजनेस से वैसे क्या है, अलग है। अब जो ये ओनर होता है, ये जो पैसा लेकर आता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। अब कुछ पैसा जो होता है वो ओनर का अपना होता है, इसे बोला जाता है ओनर्स कैपिटल या फिर इक्विटी कैपिटल। और कुछ पैसा ओनर ने उधारी पे लिया होता है, जिसे हम बोलते हैं बोरोड कैपिटल या फिर लोन्स एंड डिबेंचर्स। याद रखना, लोन्स और डिबेंचर्स भी बोरोड कैपिटल को बोला जाता है, ठीक है। अब बिजनेस के पास क्या आ गया? कैपिटल आ गई। अब जो कैपिटल है वो किस फॉर्म में है? ये पूरा का पूरा किस फॉर्म में है? कैश के फॉर्म में है, राइट। यहाँ पे मैंने कैपिटल में और कुछ नहीं लिया, सिर्फ क्या लिया है? कैश लिया है। तो जैसे ही ओनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है तो बिजनेस के पास कौन सा असेट आ जाता है? बिजनेस के पास कैश नाम का असेट आ जाता है, ठीक है। बिजनेस के पास क्या आ जाता है? कैश नाम का असेट आ जाता है।
जैसे ही बिजनेस के पास कैश नाम का असेट आ जाता है तो बिजनेस ये डिसाइड करने लगता है कि भाई उसे और कौन कौन से असेट्स चाहिए हैं और वो कैसे बाकी असेट्स खरीद सकता है इस वाले असेट के बदले में, राइट। मतलब कैश देंगे और उसके बदले में कुछ ना कुछ सामान लेंगे। तो अब बिजनेस क्या करता है, अपने असेट्स क्रिएट करना शुरू करता है, मतलब वो कैश से दूसरे असेट्स खरीदना शुरू करता है। दूसरे असेट्स कौन कौन से हैं? अब बिजनेस क्या खरीदेगा, मशीनरी खरीदेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। वहाँ बैठने के लिए फर्नीचर चाहिए होगा, वो खरीदेगा। कुछ लैंड खरीदेगा, कुछ प्लांट एंड बिल्डिंग खरीदेगा, प्लांट एंड बिल्डिंग खरीदेगा, ठीक है। मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, प्लांट एंड बिल्डिंग। अब और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। ये सारे असेट्स वो क्या करेगा, या तो कैश के अगेंस्ट में खरीदेगा या फिर उधारी पे खरीदेगा। उधारी पे खरीदेगा तो क्या क्रिएट होगी, तो क्रिएट होगी बिजनेस के लिए लायबिलिटी। क्या क्रिएट होगी बिजनेस के लिए, लायबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये तो हो गई हमारी 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, कैपिटल, असेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी का भी हमने छोटा सा कंपोनेंट देखा है। अब क्या हुआ, बिजनेस को पता है कि हाँ भाई मैं असेट्स लेकर आ गया, मेरे पास ओनर है, अब मेरे पास एक बिजनेस आइडिया भी है। अब इस आइडिया के लिए ही तो मैंने ये सारे असेट्स जोड़े हैं, मतलब जो भी मुझे बिजनेस करना है वो तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं क्या लेकर आऊंगी, मैं लेकर आऊंगी रॉ मटेरियल। क्या लेकर आऊंगी, रॉ मटेरियल। अगर आप दुकान चला रहे हैं तो दुकान पे जो पक्का सामान आएगा आपके पास, जैसे अगर मैं स्टेशनरी की दुकान चला रही हूँ तो ये डस्टर मेरे पास आएगा, ये मार्कर मेरे पास आएगा, कोई और पेन आएगा, ये सब मेरे लिए क्या होंगे, रॉ मटेरियल होंगे, या मेरे लिए क्या होंगे, ये इनपुट्स होंगे, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या होंगे, ये मेरे लिए होंगे एक्सपेंसेस। बिजनेस अब क्या करता है, एक्सपेंसेस करता है। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, ठीक है। अब खर्चों में क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है। और क्या क्या आ सकता है आप सोचिए। अब मैंने दुकान पे भाई लाइट लगा रखी है तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आना ही आना है जब मैंने लगाया है वो तो, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ले लो, मैंने एक रेफ्रिजरेटर भी लिया था, ठीक है। मशीन में एक रेफ्रिजरेटर भी लिया था, क्योंकि मेरा क्या है, एक दुकान है और दुकान पे मुझे कोल्ड ड्रिंक भी बेचनी है, सॉफ्ट बीवरेजेस भी बेचनी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर जब यूज़ होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आएगा ही आएगा। उसके बाद वहाँ वाटर बिल भी आएगा, लेट से, ठीक है भाई, वाटर बिल भी आएगा, ये भी लिख लेते हैं। उसके बाद उस दुकान पर मैं कुछ ना कुछ टैक्सेस भी भरूंगी, वो भी आएंगे, ठीक है, वो भी यहाँ पर लिख देती हूँ। टैक्सेस पे करूंगी मैं, ठीक है ना, सरकार को भी तो कुछ ना कुछ देना है। उसके बाद लेट से इनमें से कोई मशीनरी कभी खराब हो जाती है, कोई फर्नीचर कभी खराब हो जाता है। अब ये तो नहीं मैं खराब रहने दूंगी, मैं किसी को बुलाऊंगी, मैं उनसे ठीक कराऊंगी, तो रिपेयर्स भी चाहिए होंगे हमें, ठीक है, रिपेयर्स भी चाहिए होंगे। उसके बाद क्या है, अब मैं वहाँ पर हूँ और रिपेयर्स भी हो रहे हैं, टैक्सेस भी हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं दिन भर तो वहाँ नहीं बैठ सकती, तो मुझे एक साथ में काम करने वाला कोई चाहिए होगा, तो मैं उसे क्या पे करूँगी, सैलरी भी पे करूँगी, राइट। सैलरी पे करूँगी या फिर वेजेस पे करूँगी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मंथली बेसिस पे अगर पे की जाती है तो सैलरी होती है, डेली या फिर वीकली बेसिस पे की जाती है तो वेजेस कहा जाता है, ठीक है। तो सैलरी और वेजेस में ये मंथली होता है या एनुअली होता है, और ये क्या होता है, एक दिन के हिसाब से या फिर वीक के हिसाब से होता है। चलिए, तो रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टैक्सेस, रिपेयर, सैलरी, वेजेस, और भी आप कितनी सारी चीज़ें सोच सकते हैं। ये सब क्या होते हैं बेटा, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद अभी एक्सपेंसेस इनकर किया, मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स भी रख रखी हैं, मैंने पेन्स भी रख रखे हैं, मैंने डस्टर्स भी रख रखे हैं, मैंने 36 तरीके की चीज़ें रखी हैं अपनी दुकान में। अब ऑब्वियस सी बात है ना, क्यों रखी है, ताकि मैं उस पर पैसा कमा सकूँ। अब मैं किसकी बात करूँगी, अब मैं बात करूँगी इनकम की, ठीक है। अब मैं किसकी बात करूँगी, इनकम की बात करूँगी। अब इनकम की जब मैं बात करूँगी तो क्या होगा, मेन पैसा मुझे कहाँ से आएगा, जब मैं सेल्स करूँगी, राइट। मेजरली मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, जब मैं कुछ सामान बेचूंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरा सेल्स होंगी। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपको और भी पैसे मिले। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपना एक सैंपल आपकी दुकान पे छोड़ के गया और उन्होंने कहा कि अगर भाई आप इसके 10 पीसेस बेच दोगे तो हम आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो वो कमीशन भी क्या होगी, मेरी इनकम होगी। तो कमीशन जो मुझे रिसीव होगी वो भी मेरी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। लेकिन इनकम में ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट किसका होता है, सेल्स का होता है। मतलब पैसा आता यूजुअली एक ही जगह से है ज़्यादातर, और खर्च बहुत जगह पर होता है। जैसे यहाँ पे भी पैसा खर्च हो रहा है क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, असेट्स बना रहे हैं। यहाँ पे भी एक्सपेंसेस कैसे होंगे, जब आप खर्चा करोगे तो उनसे ही होगा। तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, इन्हें हम बोलते हैं इनकम्स, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, इस बोर्ड पे जो मैंने लिखा हुआ है वो इस टाइम पे अकाउंटिंग की, जो मैंने आपसे कहा था कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कवर कर रहा है। कैसे कवर कर रहा है, अब आप देखो, बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट होते ही हम लोग असेट्स लेकर आए, और बिजनेस के रनिंग में क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे और इनकम्स होंगी, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा होंगी तो मेरे पास क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो भरपाई कौन करेगा, ओनर करेगा। मतलब उसका जो पैसा उसने लगाया था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैपिटल में से लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने 10,000 रुपये लगाए थे, 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये है मेरे बिजनेस में सिर्फ कितने की कैपिटल बची है, 8,000 रुपये की कैपिटल बची है, ठीक है। और अगर इनकम ज़्यादा होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे, तो क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा था प्रॉफिट। और प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या होती है, बिजनेस की बढ़ जाती है। 10,000 रुपये लगाए थे, इस बार मैंने 3,000 रुपये कमा लिए, तो बिजनेस के पास कितने पैसे हैं, 13,000 रुपये हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से कैपिटल जो लॉस जो होते हैं बेटा वो कैपिटल को इरोड करते हैं, और प्रॉफिट जो करते हैं वो कैपिटल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मतलब अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, मतलब बिजनेस की पूंजी को बढ़ाना है, अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस के कैपिटल को बढ़ाना है, तो आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, आपको लॉसेस नहीं चाहिए। ये तो हम सबको पता है, बिजनेस बढ़ाना है तो हमें क्या चाहिए होगा, मुनाफा ही तो चाहिए होगा, नुकसान थोड़ी ना चाहिए होगा। कौन चाहेगा कि मुझे नुकसान हो बिजनेस में, कोई भी नहीं चाहेगा। चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं। तो ये हमें पता चल गया ये हो गया एक्सपेंसेस और इनकम। अब क्या होता है बेटा, जो ये एक्सपेंसेस और लॉसेस, जो ये एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, जब हम इनका लेखा जोखा बनाते हैं तो जो इसके लिए एक फाइनल अकाउंट बनता है, राइट, क्योंकि अकाउंट्स की भाषा है तो आगे किस क्या लिखेंगे हम, उसके अकाउंट्स लिखेंगे। तो इसे बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट। मतलब जब हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जैसे मैंने कहा एक मंथ के लिए आपको क्या बनाना है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। मतलब उस मंथ में आपके जितने भी एक्सपेंसेस हुए आप वो लिखेंगे, उस मंथ में आपको जितने भी इनकम्स हुए आप वो लिखेंगे, और दोनों के डिफरेंस से आपको क्या पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो मतलब जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक गिवन टाइम पीरियड के लिए बनता है। और हमने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में देखा था कि यूजुअली ये टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ईयर। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक साल के जितने भी हमारे खर्चे और जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं उन्हें लेते हैं, और उन दोनों के डिफरेंस से हम क्या बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है कि मुनाफा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। तो अगर आप किसी भी कंपनी की फाइनल अकाउंट्स देखेंगे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो बता रहा होगा कि इतने गिवन टाइम पीरियड में उस बिजनेस को मुनाफा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। अगर मुनाफा हुआ है तो किस वजह से हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तो किस वजह से हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके अलावा जो ये 3 चीजें होती है बेटा, कैपिटल, असेट और आपकी लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल, असेट और लायबिलिटी, ये एक साल से दूसरे साल में हम लोग लेकर जाते हैं। आप देखो एक्सपेंसेस और इनकम्स को क्या किया मैंने, उसी साल कैलकुलेट किया, और अगर मुनाफा था तो कैपिटल में ऐड कर दिया, और नुकसान था तो कैपिटल में से माइनस कर दिया। लेकिन कैपिटल, अब मुझे बताओ, एक ओनर था, आप ओनर हैं, आपने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए, राइट। अब आप एक साल बाद अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि इस कैपिटल को भूल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, अगले साल भी उस कैपिटल को इस्तेमाल करोगे। उसी तरीके से आपके पास जो असेट्स होंगे, आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई आज 31 दिसंबर है, कल से हम लोग नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करें या कल से हम नए अकाउंट शुरू करेंगे, तो इन एसेट्स को आग लगा दो, भाई नहीं लगाओगे ना, ऑब्वियस बात है, उसे अगले साल भी इस्तेमाल करोगे, तो इसे भी आप आगे के सालों में लेके जाओगे। उसी तरीके से जो आपकी लायबिलिटीज होती है बेटा, मतलब आपने किससे उधारी ले रखी है, तो जिससे आपने उधारी ले रखी है वो आपसे ये तो नहीं कहेगा आज साल खत्म हो रहा है चलो भूल जाओ मैं आपको उधार माफ करता हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो कैपिटल, असेट्स और लायबिलिटीज होते हैं बेटा, ये कभी भी खत्म नहीं होते, ये एक साल से दूसरे साल चलते रहते हैं। मतलब एक साल आया, दूसरा साल आया, तीसरा साल आया, कैपिटल बढ़नी थी तो बढ़ गई, कुछ कम हुई, अब एक साल से दूसरे साल में जब हम आए तो कैपिटल बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि इस साल में मुनाफा हुआ था तो कैपिटल में क्या हो गया था, ऐड हो गया था। ठीक है, उसके बाद कुछ असेट्स खरीदे जाएंगे, कुछ असेट्स बेचे जाएंगे, ठीक है, कुछ लायबिलिटी पे ऑफ कर दी जाएगी, कुछ नई लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, एक साल से दूसरे साल में ट्रांसफर होते हैं। और इसीलिए इन्हें दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जो मैंने आपको बताया था। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट एक ऐसा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें यहाँ पे हम लेते हैं कैपिटल और लायबिलिटीज, और यहाँ पे लेते हैं असेट्स। यहाँ पे आ जाते हैं कैपिटल, यहाँ पे लायबिलिटीज और यहाँ पे असेट्स। और ये तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बता दिया दैट असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट, ये हमें क्लियर था। तो अब हमारे पास क्या होता है, कैपिटल, असेट्स, लायबिलिटीज। याद रखिएगा, कैपिटल, असेट्स, लायबिलिटीज एक साल से दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मतलब उन्हें आप नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे। जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उनका लेखा जोखा उसी टाइम पीरियड में आप पूरा कैलकुलेट करके इन्हें क्लब करोगे और प्रॉफिट और लॉस की एक सिंगल फिगर ले आओगे कि भाई इतना मुनाफा हुआ है या इतना नुकसान हुआ है, और उसे क्या कर दोगे, कैपिटल में एडजस्ट कर दोगे। तो एक साल का प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग उसी साल खत्म करके उसे कैपिटल में एडजस्ट करके अगले साल से नए एक्सपेंसेस और इनकम्स का लेखा जोखा बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं तो जब भी आप किसी कंपनी के अकाउंट्स देखेंगे तो 2 अकाउंट्स देखने बहुत जरूरी होते हैं, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा आपका बैलेंस शीट स्टेटमेंट। अब याद रखना बेटा, इसे स्टेटमेंट बोलते हैं, इसे अकाउंट नहीं बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। ये एक अकाउंट है और ये एक स्टेटमेंट है। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ रहे होंगे कि इसे अकाउंट क्यों बोलते हैं और इसे स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि ये 3 कंपोनेंट एक साल से दूसरे साल में ट्रांसफर होते हैं और ये उसी साल में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 मेन चीजें हैं हमारी अकाउंटिंग में। चलिए अब आगे हम देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में भी हम बात करेंगे मेनली इसके बारे में, जिसे मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि इन्हें हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, परचेजेस की कैटेगरी में डालते हैं। उसी के साथ हम बात करेंगे इनकी भी, और इनको भी दिखाते हैं हम किस कैटेगरी में, सेल्स की कैटेगरी में दिखाते हैं। तो बिजनेस में जो भी खर्चा
ऐसे सामान पर होता है जो आगे बेचने के लिए लाया गया है, चाहे प्रोसेस करके चाहे बिना प्रोसेस किए, उसे परचेज अकाउंट के अंदर डाला जाता है। और कोई भी सामान जब बेचा जाता है जो बिजनेस के कोर फंडामेंटल से रिलेटेड है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम सेल्स के अंदर डालते हैं। मतलब अब मैंने बिजनेस की मशीनरी बेची तो सेल्स नहीं है, क्योंकि मेरा काम मशीन बेचने का नहीं है। मेरा काम क्या था, मैंने बिजनेस जो मेरा दुकान थी उसमें एक रेफ्रिजरेटर पड़ा था, मुझे लगा वो पुराना हो गया, मैंने उसे बेच दिया, तो वो सेल्स नहीं है। अगर मैं ये मार्कर बेचूंगी तब ये सेल्स का काम है। और वहीं अगर मेरी एक रेफ्रिजरेटर की दुकान है और तब मैं रेफ्रिजरेटर बेच रही हूँ, तब वो किस में आएगा, सेल्स में आएगा। तो सेल्स का मतलब ये होता है जब आप बिजनेस का जो कोर एक्टिविटी है उसे सेल कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ परचेजेस एंड सेल्स और इनकी जर्नल एंट्रीज पर, और इससे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स क्रिएट होती हैं उसे हम